जो DYFI का राज्य सम्मेलन है, इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सम्मेलन जो है पूरे तौर पर सफल हो। ये शुभकामना देते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। साथियों, ये एक इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता कि हम जो है जिस धरती पर बैठे हुए हैं, ये इसका बड़ा इतिहास है। और ये जो बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, नौजवान जो बाहर से आए हैं, इनको भी शाम को सुबह जब भी मौका मिले, यहां से चंद कदम की दूरी पर ये क्रांतिमान पार्क है। उस क्रांतिमान पार्क के अंदर एक पिलर लगा हुआ है और उस पिलर पर बहुत सारे अंग्रेज लोगों के नाम लिखे हुए हैं। अब वो अंग्रेज लोगों के नाम क्यों लिखे हुए हैं, इस इतिहास को जानने की जरूरत है। ये 1857 का जो पहला आजादी का आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया, वो उस आंदोलन के बाद, जिस आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में किसानों ने, मजदूरों ने, उनके साथ साथ जो है उस टाइम छोटे छोटे जो राज्य रजवाड़े थे, उन्होंने भी आंदोलन के अंदर हिस्सेदारी की। उसमें हिसार और हांसी का ये पूरा जो इलाका है, ये इलाका बिल्कुल अगुवाई उस आंदोलन की कर रहा था। और एक समय पर आया कि अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दिया गया और अंग्रेज जो अफसर थे, उनकी जो है उनका मर्डर किया गया, उन्हें मारा गया। और कुछ टाइम तक जो है दिल्ली की सल्तनत पर जो है बहादुर शाह जफर जो है दोबारा राजा बने, लेकिन अंग्रेजों ने फिर दो धावा बोला दोबारा से और उन्होंने फिर दोबारा कब्जा किया हमारे देश पर। तो उस आंदोलन के अंदर ये पूरा जो इलाका हिसार का, शायद ही कोई गांव बचा हो जिस गांव से कोई ना कोई जो है वो शहीद ना हुआ हो। बहुत सारे ऐसे गांव थे जिनको जो है उजाड़ा दिया गया, नीलाम कर दिया गया। हांसी जो है, हांसी की लाल सड़क जो है, जिस हांसी की लाल सड़क को यहाँ लाल सड़क के रूप में याद किया जाता है, जब प्रतिक्रांति हुई, जब अंग्रेजों ने दोबारा से जो है कब्जा किया, उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने आजादी के आंदोलन के अंदर, पहली आजादी के आंदोलन के अंदर हिस्सेदारी की थी, उनको सड़क पर लटा के रोड रोलर उनके ऊपर फेरे गए, तो सड़क लाल हो गई। तो ये वो इलाका है। लाला लाजपत राय जो है, जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया, जिनके ऊपर डंडे पड़े, और डंडे पड़ने के बाद जब वो अपने अंतिम टाइम पर थे, घायल होकर, उन्होंने ये कहा था कि मेरे शरीर पर जो है जो लाठियां पड़ी है वो अंग्रेजों के लिए कील साबित होंगी। ये वो भी यहीं से थे। तो पूरा आजादी का आंदोलन, और यही नहीं, उसके बाद से जो मेरे साथी जो मुकेश बोल रहे थे कि यहां पूरा का पूरा आंदोलन, चाहे वो किसानों का है चाहे मजदूरों का है। और जब हम इस समय पर इस सम्मेलन को यहां कर रहे हैं, तो हमें याद करते हैं कामेड जो है गोरखपुरिया को, पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया, जो हमारे हरियाणा के अंदर जिन्होंने विद्यार्थी आंदोलन की नींव रखी, जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रहे, हरियाणा के भी मुख्यमंत्री रहे देवीलाल जी, उनके सामने बराबर के लीडर थे उस समय पर। लेकिन उन्होंने रास्ता चुना। वो बहुत बड़े जो है नेता देवीलाल की तरह हो सकते थे, लेकिन उन्होंने मजदूरों के लिए, किसानों के लिए लड़ने का रास्ता चुना। ये वो धरती है। कर्ण प्रभात सिंह को हम याद करते हैं, जो किसान के घर में पैदा हुए, जिन्होंने नौजवान सभा का, इसी DYFI का नेतृत्व किया, और नौजवान सभा में रहते हुए उन्होंने कहा ये देश जो है, इस देश को चलाने में मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। उनके बिना ना नींव खुद सकती, ना बिल्डिंग बन सकती, ना सुई बन सकती, ना जहाज बन सकता। और उन्होंने उन तबकों को जो सबसे ज्यादा उत्पीड़ित थे, उन तबकों को उन्होंने संगठित किया। वो भट्टा मजदूर, जिनको जो गुलामी से भी जो उनकी बुरी हालत थी, एक मजदूर के प्रति क्या उनका लगाव था उस जमात के प्रति, ये हम समझ सकते हैं। तो ये एक स्थिति थी हमारे देश की। ये एक हालत थी हमारे इस हिसार की, जहां ऐसी स्थिति रही। किसान आंदोलन हो, मजदूर आंदोलन हो, तो हम उस विरासत को याद रखें। और मैं ये बात आपके बीच में इसलिए कह रहा हूं, यहां पर हिसार के इस आंदोलन के, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो युवा आंदोलन हो, चाहे विद्यार्थी आंदोलन हो, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में लोग काम करने वाले हो,
एक समय पर एक पूरा का पूरा प्रभाव यहां पर रहा है। और यहां नौजवान सभा भी, जो मेरे साथी ने कहा कि वो भी हमेशा जब से स्थापना से लेके कभी यहां नौजवान सभा खत्म नहीं हुई। लेकिन आज जो चुनौतियां उसके हिसाब से ना केवल नौजवानों को, बल्कि ये जो आंदोलन अलग अलग हिस्सों का यहां पर है, उनको भी नौजवानों को इस संगठन में लाने के लिए, इस मुहिम का हिस्सा बनाने के लिए पूरे तौर पर काम करने की आवश्यकता है। आज जो है बड़ा ऐतिहासिक दिन है। कल 23 मार्च शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहादत दिवस है। 94 साल पहले उनको जो है अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस मौके पे इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कि मैं एक ऐसे संगठन के अंदर उसके सम्मेलन का उद्घाटन कर रहा हूं जिस संगठन की नींव 1980 में इन्हीं भगत सिंह के साथी शिव वर्मा ने रखी थी, किशोरी लाल ने रखी थी, जिन्होंने भगत सिंह के साथ जेल काटी, जिनको फांसी इसलिए नहीं हो पाई उस समय पर क्योंकि उनकी उम्र कम थी। एक ऐसा संगठन जो भगत सिंह के उस विचार से, जो विचार जो है दुनिया में बराबरी की बात करता है, जो विचार यह कहता है कि एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का शोषण नहीं होना चाहिए, एक देश के द्वारा दूसरे देश का शोषण नहीं होना चाहिए। भगत सिंह अपने आप में जो है कोई व्यक्ति नहीं, वो पूरे विचार थे। ये जो मेरे नौजवान साथी मेरे सामने बैठे हुए हैं, किसी की उम्र 16 साल होगी, किसी की 17 साल होगी, कोई 25-30 साल का भी होगा। लेकिन आप याद कीजिए वो दौर जो है करीबन जो 104-5 साल पहले, क्या इस देश की कंडीशन होगी, क्या समाज की कहां था। उस समय पर एक ऐसा नौजवान जो 18-19 साल की उम्र का है और वो अंग्रेजी हुकूमत के लिए सिरदर्द बन जाता है। इंग्लैंड की महारानी तक चर्चा होती है। कोई जो पार्टी बनाने का कोई अधिकार नहीं था, संगठन बनाने का कोई अधिकार नहीं था, कोई क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई अखबार, टीवी इतने बड़े पैमाने पर नहीं थे, यातायात के संसाधन भी नहीं थे, फोन भी नहीं थे। हमें सोचने की जरूरत है कि कैसे एक 20-21 साल का नौजवान हमारे देश के नौजवानों का प्रतीक बन जाता है, वो अंग्रेजी हुकूमत के लिए सिरदर्द बन जाता है। आखिर क्या चीज थी। जब हम बात करते हैं शहीद आजम भगत सिंह, शहादत जो है अपने आप में लाखों करोड़ों लोगों ने शहादत दी आजादी के आंदोलन में, किसी की भी शहादत 84 भी कम नहीं है। लेकिन जब हम याद करते हैं भगत सिंह को तो हम कहते हैं शहीद आजम। शहीद आजम का अर्थ है कि शहीदों में भी जिसकी जगह सबसे ऊपर है। ऐसा क्यों हो पाया? वो इसलिए हो पाया क्योंकि उनका विचार जो था वो बराबरी का विचार था, वो समाज को आगे ले जाना विचार था, वो इस शोषण को खत्म करना चाहते थे, जो है लूट पर टिका हुआ है, जो गैर बराबरी पर टिका हुआ है, जो इंसान को इंसान नहीं मानता। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अपनी लेखनी में, भगत सिंह हमारे साथियों को याद करना चाहिए, वो कहते हैं कि भाई आप जो है कुत्ते को गोद में उठा सकते हो, आप उसको जो है रसोई में ले जा सकते हो, बेड पे सुला सकते हो, लेकिन किसी दलित को छू जाने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ये कैसा धर्म है? जितने खून बहाए गए दुनिया में, सबसे ज्यादा कत्लोगार्त हुई है, वो धर्म के नाम पे बहाई गई है। और मैं ये कोट इसलिए कर रहा हूं आपके बीच में क्योंकि जिस समय पर हम ये सम्मेलन कर रहे हैं, आज सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज इंसान होना, इंसान बने रहना, वो बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। क्योंकि देश की सत्ता पर ऐसे लोग आ गए जिन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। जो इस देश के अंदर जो संविधान बना, जिस संविधान के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन वो संविधान किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया नहीं है। यह भी हमें याद रखना चाहिए। वो संविधान है हमारे देश की 2500 साल की जो उसका जो विश्लेषण है, उसका अनुभव है, उसका जो संघर्ष है, वो उसकी जो अभिव्यक्ति है।
वो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई 300 साढ़े 300 साल की, उस संघर्षों के अंदर जो मुद्दे उभरे, उस मुद्दों से उभरे उस विमर्श का परिणाम है हमारे देश का संविधान। और ये जो इस समय पर जो देश की सत्ता पर जो विराजमान जो विचार है, वो ये कहता है उस समय पर भी जो बीजेपी जिसकी मां आरएसएस है, जो 1925 में बन गई, जिसको इस साल 100 साल हो जाएंगे, जिन्होंने कभी भी आजादी के आंदोलन के अंदर हिस्सेदारी नहीं की, जिन्होंने नौजवानों का आह्वान किया कि अपनी शक्ति को जाया मत करो बेकार के कार्यों में, जब भगत सिंह उसके साथी वो आजादी के आंदोलन में कूद रहे थे, जहां कांग्रेस के नेतृत्व में भी उस समय पर लोग लड़ाई के मैदान में थे, उस समय पर आरएसएस क्या कह रही थी? यह आज अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उस समय आरएसएस ये कह रही थी नौजवानों को बेकार की गतिविधियों में अपने जो है अपनी शक्ति को जाया मत करो। जिन्होंने अंग्रेजों का उनकी मुखबिरी की, उनकी पेंशन ली, उनका साथ दिया और जिन्होंने संविधान का विरोध किया, बदकिस्मती से आज देश की सत्ता पर है। और ना केवल सत्ता पर है, बल्कि इसकी संविधान ने जो हमें अधिकार दिए, इस संविधान ने जिसने कहा यह संविधान जो इस देश के लोगों के लिए है, उसको ही समर्पित है, उन लोगों ने ही तैयार किया है, उस संविधान को जो एक एक करके उसकी व्यवस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। यह एक ऐसी इमरजेंसी है जो एक घोषित है, उसको समझने की जरूरत है। चुनौती बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद जो है जो सत्ता पर जो पार्टी आई, उसके नेतृत्व में जो सरकारें चली, उस समय संकट नहीं थे, दिक्कतें थी, लेकिन पिछले 10-12 साल से आप देख सकते हैं किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं। संविधान को बदलना चाहते थे, लोगों ने विरोध किया और उस विरोध की अभिव्यक्ति, यह सही कहा हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कि 2014 के बाद 2024 में लोगों को लगा कि ये तो संविधान को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों ने अपना मैंडेट दिया, उसके बावजूद भी कि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी लोकतंत्र का गला घोटने की, विपक्षी पार्टियों को डराने की। 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, उसके बावजूद भी जब संविधान पर बात आई लोगों ने वोट किया। लेकिन उसके बाद भी स्थिति, बेशक यह सरकार केंद्र में है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, वो सरकार जो है केंद्र वाली बेशक जो गठबंधन की है, लेकिन जो एक एक करके फैसले लिए जा रहे हैं। हम याद करते हैं भगत सिंह को, जिनके खिलाफ सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चला, जिन्होंने असेंबली के अंदर बम फेंका। वो जो बम फेंका गया, 2 कानून जो उस समय पर अंग्रेजी सरकार लेके आई थी। एक कानून था पब्लिक सेफ्टी बिल, दूसरा कानून था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसके खिलाफ आप अंदाजा लगाइए 21-22 साल का एक नौजवान, वो कैसे, जैसे भी उनका ग्रुप था, कैसे उनको तैयार करते हैं, खुद जो असेंबली के अंदर जाके धमाका करते हैं। धमाका ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर किसी को नुकसान ना हो। किन कानूनों के खिलाफ? 2 कानून जो मैंने आपको बताए, आज उन्हीं कानूनों को दूसरे रूप में बीजेपी लेके आ रही है। जो भारतीय न्याय संहिता के रूप में जो कानून लागू किए गए हैं, वो बाकायदा अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर जो कानून थे उनके बराबर वो कानून है। वो आपको जो बेल की गारंटी तक नहीं देते, आप सरकार के खिलाफ बोलोगे, आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा डाल के जेल में आपको डाल दिया जाएगा। इस प्रकार के कानून लेके आ रहे हैं, जो मजदूरों के, किसानों के, आम जनता के हित में जो कानून बने हुए थे उनको खत्म कर रहे हैं। ये एक हालात है, इसलिए इन तमाम हालात पे हमें चर्चा करने की जरूरत है। आप जरूर करोगे। और जो सरकार कहती है, अभी पिछले दिनों आपके यहां हिसार में हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी आई और उनका जो भाषण जो उन्होंने दिया और जो अखबारों में छपा, वो क्या कहती हैं? वो सरकार की नीतियों को ही बोल रही है। वो कह रही है
कि हम जो है रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनने हैं। एक कन्वोकेशन में, दीक्षांत समारोह में, जहां पर पीएचडी किए हुए रिसर्च स्कॉलर उनसे डिग्री हासिल कर रहे हैं, वहां पर वो कहती हैं कि हम रोजगार देने वाले बने। तो आप समझ सकते हैं रोजगार की हालत, आप समझ सकते हैं, मेरे से ज्यादा समझ सकते हैं, नौजवानों के बीच में आप काम करते हैं, हालत क्या है। सरकार ने अभी बजट पेश किया है, हरियाणा का बजट। उस बजट के अंदर 2-3 आंकड़े जो जरूरी है मैं आपके बीच में रख रहा हूं। उन्होंने एक मूल्यांकन किया है 2014 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय क्या थी, और अब 2025 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है कि जो बच्चा 3 महीने पहले भी पैदा हुआ है उसके नाम भी, उसको भी उसमें जोड़ा गया है। इन्होंने बताया हरियाणा में 2014 में प्रति व्यक्ति आय 4,37,145 थी, जो 10 साल में बढ़ के 12,13,951 रुपए हो गई। यह सालाना आमदनी है। एक साल में अगर पूरे हरियाणा में जितनी धन दौलत को इकट्ठा कर ले और बच्चे से लेकर बूढ़े तक पूरी जनसंख्या में उसको बांट दे, तो आप प्रति व्यक्ति हर वर्ष जो है आमदनी आज के दिन है 12,13,951। अब हम ये पूछना चाहते हैं ये पैसा है कहां। हरियाणा के अंदर 70% आबादी को बीपीएल में शामिल कर दिया गया। अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप कह रहे हो आपकी जीडीपी बढ़ रही है, आप कह रहे हो आपका प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तो फिर हरियाणा की 70% आबादी बीपीएल कैसे हो सकती है। आप बताइए, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति 70% लोग, यह कैसे संभव है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं हरियाणा जो है हर मामले में नंबर 1 है, हर मामले में। बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा, क्राइम के मामले में, अपराध के मामले में। पूरे देश का जो सबसे बड़ा नेटवर्क मिल रहा है, जितने भी ये जो पूरा का पूरा एक अंडरवर्ल्ड से, पहले कहते थे दाऊद इब्राहिम, मुंबई में बैठ के क्राइम होता है, लेकिन आप पिछले 5-7 साल का जो भी सरकार जो आंकड़े जारी कर रही है, जो पकड़ रही है, ये पूरा सेंटर बना हुआ है। ये कैसे हो गया संभव। क्राइम के मामले में नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में 3 साल से बच्ची से लेके बुजुर्ग महिला तक सुरक्षित नहीं है। और क्राइम जो है कितना ज्यादा जो है भयानक स्थिति पैदा हो गई। मर्डर नहीं, मर्डर करके टुकड़े टुकड़े करके ये संस्कृति कहां पहुंचेगी। यह बड़ी चिंता का विषय है। सरकार नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, लेकिन कर क्या रही है, वो अपराधियों के साथ खड़ी है। कितने ही अपराधी समय पर सरकार के अंदर खुद, ये संदीप सिंह यार है, पिछली सरकार के मंत्री थे, एक महिला खिलाड़ी के साथ, महिला कोच के साथ अटेम्प्ट टू रेप काउंट पर मुकदमा चला। उनको जो है मंत्री पद से नहीं हटाया। खिलाड़ी लड़कियां जो ओलंपिक लेके आई, कितने दिन आंदोलन पे रही। वो सांसद ब्रजभूषण, सरकार उसके साथ खड़ी रही। अभी उसके बेटे को एमपी बना दिया। अभी खुद बीजेपी का अध्यक्ष हरियाणा का, उस अध्यक्ष पर महिला ने जो है रेप के आरोप लगाए, उसको बचाने के लिए कई महीने तिकड़ में करके उल्टाउनी को फंसा दिया। कोई कार्रवाई नहीं है। जब बीजेपी के एमएलए, मंत्री, उनके अध्यक्ष वो अगर जो है इन कामों में लिप्त मिलेंगे और सरकार उनको बचाने का काम करेगी, तो एक आम जो परिवार है उसकी बेटी के साथ, उसकी बच्ची के साथ, उनके जो महिलाओं के साथ वहां क्या होगा।
ये कैसी स्थिति है? तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारा कुल मिला के जो हालात है, उन हालातों पे एक बहुत बड़ा एक ऐसा आंदोलन, जिस आंदोलन का कोई परिणति हो और आंदोलन लड़े गए, किसान आंदोलन ने अपनी एक जीत जो हासिल की हम सबके सामने है। लेकिन युवा जो इस देश का भविष्य है, जो दुनिया में किसी भी देश का, किसी भी समाज में युवा सबसे बड़ी, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ये जो नशे का जो कारोबार है, ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से, ये जो जिस प्रकार से एक अंधभोक्तावाद का, एक जो सेक्स की संस्कृति, एक उगाड़ेपन की जो संस्कृति ये जो फेंकी जा रही है, ये वैसे ही नहीं है। अगर किसी देश को बर्बाद करना है, और ये पूंजीवाद का नियम है, अगर पूंजीवाद को बचना है, साम्राज्यवाद जो पूरी दुनिया के लूट पर टिका हुआ एक सिस्टम है, अगर उसको बचाना है तो लोगों को, नौजवानों को, उनको अपने मुद्दों पर मत आने दो। उनके अंदर जो नशे का कारोबार बाकायदा देख रेख में चलता है ये, और इनके अंदर ये पॉलिटिकल जो पार्टियां जो राज में हैं, आप देखेंगे हर जगह उनके संबंध मिलेंगे। तो ये जो वैसे ही नहीं है, इसलिए इन सारी चुनौतियों को हम लोग समझें और इस दिशा में हम आंदोलन के बड़े कदम के रूप में देखें। और ये जो नौजवान पीढ़ी है, हम तो देखते हैं मजदूरों के बीच में काम करते हैं, सरकार कानून ही बदल रही है, मजदूरों के कानून बदल दिए। अरे जो कानून लड़के हमारे देश के आजादी के आंदोलन के नायकों ने उस समय पर मजदूर आंदोलन में जहां अंग्रेजों के खिलाफ जनता को लामबंद करने का प्रयास किया, लड़ाई लड़ी, उसी समय पर मजदूरों के हकों के लिए, अधिकारों के लिए भी काम किया, अंग्रेजों से लड़के कानून हासिल किए। बीजेपी सरकार उन सब कानूनों को खत्म कर रही है, वो पक्की नौकरी के सिस्टम को ही खत्म कर रही है। नौकरियों की हालात आपकी रिपोर्ट में आएगी। हरियाणा में बड़ा बखान है, डी ग्रुप में लगा दी, सी ग्रुप में लगा दी। एक पीएचडी किए हुए नौजवान, उनको आप पानी पिलाने के काम में आपने लगा रखा है। कितने रोजगार दिए गए? अभी बजट में भी कहा 50 लाख नौकरियां देंगे। कब तक? 2047 तक। मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री नायब सेन, उनका यही है 50 लाख। आपको सपने दिखाते रहेंगे, 46 की बात करेंगे, आज क्या करेंगे, इस साल क्या करेंगे, ये नहीं बताएंगे। इसलिए इस पूरे सिस्टम को समझना, और ये जो धर्म का नशा, ये जो सांप्रदायिक है, धार्मिक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो वातावरण पैदा किया जा रहा है, हमारे नौजवानों को कातिल बनाया जा रहा है धर्म के नाम पर। एक झूठा दुश्मन खड़ा करके, जो हिंदू मुसलमान का नाम करके जो पूरा वातावरण बनाया गया ताकि आप अपने मुद्दों को हम और आप समझ ना पाए, इस पर भी काफी ज्यादा हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये सत्ता की, ये आरएसएस, बीजेपी जो दुनिया के पूंजीपतियों के साथ खड़ी है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। नौजवान तो लुट रहे, 6-6 महीने की नौकरी है, 6 महीने बाद फैक्ट्री का मालिक मारुति का हो चाहे होंडा का हो निकाल देता है, 1 महीने बाद फिर रख लेता है। 5,000, 7,000, 10,000 पॉलिटेक्निक करके, ITI करके जा रहे हैं बच्चे, कि नौकरी नहीं है। अब ये गिग वर्कर गए, कोई अमेजन में, कोई फ्लिपकार्ट में, कोई कायम है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। और अब ये लेबर कोड सरकार पारित करने जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं, ये लेबर कोड भी ये नौजवानों का मुद्दा है। फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, प्रोडक्शन में जो काम करते हैं, कंपनियों में जो काम करते हैं, गिग वर्कर के रूप में, प्लेटफॉर्म के रूप में जो वर्कर काम करते हैं, सब नौजवान है। तो नौजवान बेरोजगारी का, रोजगार का चरित्र बदला जा रहा है। तो नौजवान सभा, CITU, कर्मचारी आंदोलन, खेत मजदूर, महिलाएं, तमाम लोग इकट्ठे हों और वही इकट्ठे होके एक बड़ी मूवमेंट, बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, तो निश्चित तौर पर जो है बदलाव होगा। बदलाव आपके श्रीलंका में हुआ है, बदलाव दुनिया के अलग अलग देशों में हुआ है, और नौजवान उस बदलाव के जो है नेतृत्व का उनका बड़ा योगदान होता है। और ये जो हिसार में जो हमारा सम्मेलन हो रहा है, निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि माइलस्टोन साबित होगा, संगठन को भी हम मजबूत करेंगे, और हरियाणा में भी आप जो है DYFI को मजबूत करते हुए
आप एक बड़े आंदोलन को खड़ा करेंगे और देश के तमाम ट्रेड यूनियन इकट्ठा होके अभी 18 तारीख को दिल्ली में कन्वेंशन की है कि ये जो लेबर कोड, जो मजदूरों को, हमारी नौजवान पीढ़ी को गुलाम बनाने का जो दस्तावेज है, हम इसको सहन नहीं करेंगे। बीजेपी की केंद्र सरकार उन कानूनों को लागू करने जा रही है अप्रैल से। हम कह रहे हैं इसका विरोध करेंगे क्योंकि ये कानून बन गए, ना आप यूनियन बना सकते, ना आप हड़ताल कर सकते, ना आपकी नौकरी पक्की हो सकती। मालिक जब कहेगा, जब रख लेगा, जब चाहे निकाल देगा। कानून नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। इसके खिलाफ देश के तमाम ट्रेड यूनियन 20 मई को देशव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं और हम अपील करते हैं कि हरियाणा के नौजवान भी और तमाम जो जन आंदोलन है उसमें शिरकत करें और ये जो गुलाम करने की जो नीतियां हैं इनका प्रतिरोध करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आपने मेरी बातचीत सुनी, मुझे यहाँ मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, डीवाईएफआई जिंदाबाद, डीवाईएफआई जिंदाबाद।